लेकिन राय सर, राहुल गांधी ने यही तो बात कही थी कि भाई भारत लीड नहीं करना चाहता है, हर देश का अपना कुछ हो सकता है, चीन का मुझे नहीं पता है, भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता है। क्या दिक्कत थी इसमें? देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी विवेचना होती रही है, हो रही है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास दुनिया में भीख का सबसे बड़ा कटोरा इनके हाथ में है। आप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को देखिए तो दुनिया का कोई देश इतना कर्जदार नहीं है जितना भारत के ऊपर कर्जा चढ़ गया, और करीब करीब जीडीपी के बराबर पहुंचता जा रहा है भारत के ऊपर कर्ज जो है। और जब कोई सरकार, कोई व्यवस्था अपने आंतरिक सवालों को, संकटों को सुलझाने में असफल होती है, तो उसका एक ही रास्ता है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, और ये युद्धोन्माद पैदा करने का खूब प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार के आंतरिक नीतियों की घोर असफलता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए, और मेरे जैसे 140 करोड़ लोग, और सबसे बड़े भाग्यशाली हैं कि इसमें इस भारत भूमि पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब पैदा हुए, जिन्होंने एक संविधान बना के निर्धारित कर दिया था सेग्रीगेशन ऑफ पावर। उन्होंने संविधान में कह दिया था कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और ये जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, जो ये एक दूसरे का रास्ता नहीं क्रॉस करेंगे। सबका सीमा और सबका क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया, और भारत में एक न्यूट्रल आर्मी की स्थापना की थी, जो देश की बाहरी दुश्मन से भारत की सुरक्षा का काम करती है, और जिसका राजनीति में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जनरल मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच के द्वंद्व और रिश्तों के बारे में सब कोई जानता है कि कैसे जनरल मानेकशॉ ने पर गांधी जी, इंदिरा जी शक करने लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सोल्जर हूं, मेरा काम केवल इस देश के बाउंड्री को डिफेंड करना है, पार्लियामेंट में क्या करना है ये आप तय करेंगे। आप देख लीजिए कि भारत के साथ जितने देश आजाद हुए या भारत के बाद में आजाद हुए, जो भारत के पड़ोसी हैं, बल्कि जिसको अखंड भारत ये लोग कहते हैं, उसका हिस्सा भी रहा है, आज कहीं भी लोकतंत्र बचा नहीं, सिर्फ इसलिए कि आर्मी को वहां पर गैर राजनीतिक और न्यूट्रल फोर्स की तरह नहीं रखा गया। पाकिस्तान, जिन्ना जैसा पॉलिटिकल आदमी, लियाकत अली जैसा पॉलिटिकल आदमी के जरिए इस देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने जमहूरियत को रखने में असफलता रही, और लगातार जनरल वहां बताते हैं कि मुल्ला और मिलिट्री वहां के शासन को निर्धारित करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर नेता, जो सबसे अधिक वोट पाया, और वहां वोट चोर वहां भी न होते, वोट चोर लोग, तो आज इमरान खान राष्ट्रपति होते वहां के, या प्रधानमंत्री होते, आज इमरान खान जेल में। वहां भुट्टो को फांसी हुई। बगल का देश बांग्लादेश, जिसके मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना ने निर्णायक भूमिका की, और इंदिरा गांधी ने कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से उसको समर्थन दिया, और उस बंग और उसका जो नायक था, उसका निर्माता था मुजीब रहमान साहब, खुद उनको 20 साल भी शासन नहीं कर पाया, उनको गोलियों से छन्नी कर दिया, और जनरल जियाउर रहमान से लेकर एक लाइन लग गई फौजी अफसरों की, जो बांग्लादेश के छाती का खून पीने लगे। नेपाल में राजशाही को खत्म करने में एक तरफ नेपाली कांग्रेस, कोइराला की पार्टी, दूसरी तरफ वामपंथियों का जो पूरा प्रचंड और तमाम पार्टियों का दशकों तक संघर्ष के बाद जो है नेपाल उससे मुक्त हुआ। आप लंका में देख लीजिए, आप म्यांमार में देख लीजिए, सारे देश किसी न किसी तरह से सैनिक बूटों के नीचे कुचले जा रहे हैं। भारत ने अपने को बचाया इसलिए क्योंकि भारत में बाबा साहब ने वो संविधान दिया था, जिसका ये संदेश था कि सेना को राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह संघ की जहरीली नीति है, यह भाजपा और संघ का मिला जुला प्रभाव है कि वो आज भारत की मिलिट्री का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सारी बातें हो रही, लेकिन यह बात भी होनी चाहिए कि संघ ने भारत में सैनिक स्कूल खोले हैं। सैनिक स्कूल केवल सरकार के हाथ में था, जिसमें बहुत सिलेक्टेड लड़के पढ़ते थे। आपको पता होना चाहिए कि संघ प्रमुख ने
आर्मी के बड़े अफसरों को संबोधित करने का काम किया और सरकार की समझ से यह काम हुआ। संघ प्रमुख ने आईएएस प्रोफेशनल्स को संबोधित किया, संघ प्रमुख ने सीनियर आईएएस की टीम को संबोधित किया। और तो संघ प्रमुख का जो एक राष्ट्र का दर्शन है, उस राष्ट्र के दर्शन में ध्रुवीकरण की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम क्रिश्चियन की राजनीति है। तो भारत की सेना को जिस तरह से उकसाया गया, हम लोग कितना खुश थे जब जनरल सोफिया कुरैशी और 2 लोग और मिलकर भारत की सेना की तरफ से ब्रीफ कर रहे थे। ये कौन है वायुसेना अध्यक्ष जो 3 महीने बाद जो है वो जनरल मीटिंग में बता रहा है, जो सेना का अफसर है, जो एक कोई वहां बोल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, कोई कह रहा हमको सप्लाई नहीं मिल रही थी, हमारे वायुसेना में सारे पुराने जहाज हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इतने मिराज और इतने मिग और क्या क्या गिरा के रख दिए। आर्मी अफसर जब नेताओं की तरह बयान देना शुरू करेगा और सभाओं और मीटिंगों और सम्मेलनों में सेना की तरफ से इतनी बड़ी राज पर पर्दा उठाएगा तो उस देश के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ साल पहले जनरल वीके सिंह के उस प्रयास पे बहुत लंबा लेख लिखा था, जब वो पूरी ब्रिगेड लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आज तक उस पर पर्दा डाल के रखा गया। आर्मी के बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक उनको चुनाव लड़ा के संसद में रखा जा रहा है और बेहद असफल वो साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी छवि बनाई जा रही। आर्मी के अफसरों से उन्माद फैलाया जा रहा। जनरल जीडी बख्शी से लेकर एक से एक तमाशाई जो है उनके स्पेशल मूछें रखवाई जा रही और वो राजनीतिक और वैचारिक सवालों पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्मी का अफसर जो है एक गैर जिम्मेदार बयान दे और उसको रक्षा मंत्री का समर्थन, उसको गृह मंत्री का समर्थन, उसको और सिर्फ कारण यह है कि उन्माद होगा। आपने देखा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ तो पूरा देश और पूरा विपक्ष ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी आप निर्णय लीजिए, जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। सारा विपक्ष निकल पड़ा रामदाना बांटने में। 20 देशों में इनके लोग घूम घूम के बता रहे थे कि देश को बचाना है। इसमें शशि थरूर से लेकर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सभी थे। ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे बिहार के पहले कि सबको कहे कि संकट के घड़ी में हम मोदी जी आपके साथ हैं। बिहार इनके हाथ से निकला जा रहा है साहब। बिहार में तेजस्वी के फतेह का कारवां बेरोक टोक पटना की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में एक आंधी उठी हुई है। बिहार में सारी पार्टियां, चाहे वो पांडे जी का पार्टी या प्रशांत पार्टी को, चाहे इस बार तो एआईएमएम के भी एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। राष्ट्रीय गठबंधन का जो कारवां है वो किसी के रोके नहीं रुक रहा है और एनडीए में तमाम तरह का तोड़फोड़ शुरू हो गया। आपने कल देखा होगा चैनलों में जो बहस हो रही थी और जिस तरह से उनके दिग्गज नेता के मुंह नोचे जा रहे थे, ये सारा का सारा ऑर्केस्ट्रेटेड है और ये देश के अंदर दुश्मनों का भय दिखाकर ये चाहते हैं कि हम आप कहें कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। संकट की इस घड़ी में राष्ट्र आपके साथ है। 2019 का जो आम चुनाव हुआ, वो आम चुनाव चूंकि एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर लड़ा गया, उसकी सफलता ने जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अब ये लग रहा है कि आप सेना का जो भावनात्मक जुड़ाव है देश के लोगों के साथ, उसका राजनीतिकरण कीजिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। ये साफ तौर पे दिख रहा है। पूरा विपक्ष, पूरा देश के सारे लोग जो है मोदी जी के साथ थे। बस केवल खुद मोदी जी देश के साथ नहीं रह पाए, सीज फायर कर लिए जाकर के, सीधी सी बात है। और उसके बाद ट्रंप लगातार, जिसका जिक्र प्रेम सर कर रहे थे, खैर